आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन है जो इस पार्ट से डील करते हैं वो है सेक्शन 36 से 74। सो लिहाजा इसको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये जो पार्ट है वो डील करता है कि जब डिक्री पास होती है तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से डील करता है ये पार्ट। यानी कि कौन सा कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, कितने टाइम पीरियड में डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जाती है और क्या कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रही होती है वो किस प्रोसीजर के तहत डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कौन सी पावर है डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने की और कौन से क्वेश्चन वो डिसाइड कर सकती है। और क्या ये जो डिक्री एक जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ पास होती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी इसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस पूरे पार्ट के अंदर कवर की गई हैं। एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, लिहाजा अभी हम इसका जो फर्स्ट पोर्शन है एग्जीक्यूशन जनरल यानी जो एग्जीक्यूशन से मतलब जो जनरल प्रोविजन है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ दो सेक्शन है, सेक्शन 36 एंड 37। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। Section 36 title application to order. The provision of this code relating to the execution of a decree shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of order। यानी जो CPC इस कोड की जो प्रोविजन है जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है वही सेम प्रोविजन जब हम लोगों ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है तो ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के हवाले से भी वही सेम प्रोविजन वैसे ही अप्लाई होंगी जैसे कि वो डिक्री की एग्जीक्यूशन पर अप्लाई होती हैं। मतलब जो सेम प्रोसीजर डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया जाता है वही सेम प्रोविजन वही सेम प्रोसीजर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के टाइम भी किया जाएगा। सेक्शन 37 डेफिनेशन ऑफ अ कोड विच पास अ डिक्री। मतलब कौन सा कोड कंसीडर किया जाएगा। सिंपल सेक्शन 37 में ये चीज़ डिक्री की जा रही है कि कौन सी कोड कंसीडर की जाएगी एग्जीक्यूटिंग कोड। मतलब कौन सी कोड कंसीडर की जाएगी जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगी। तो द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास अ डिक्री और वर्ड टू दैट इफेक्ट शेल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब वो कोर्ट जो कि डिक्री को पास करता है लॉ में वही कोर्ट कंसीडर की जाएगी कि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसे ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट समझेंगे। मतलब वही कोर्ट जो डिक्री को पास करता है वही कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स। यानी अगर कोई आगे किसी सेक्शन में उसके कंटेंट्स में कुछ उससे कुछ ऑपोजिट मतलब निकल रहा होगा तो उस टाइम ये चीज़ रूल फॉलो नहीं होगा। एंड बी डीम टू इंक्लूड यानी एग्जीक्यूटिंग कोड वो कोड जो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगा उसमें कौन सा कोड कंसीडर किया जाएगा, कौन से जो शामिल होंगे। पॉइंट क्लाउज ए वेयर द डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। मतलब वो डिग्री जिसको एग्जीक्यूट करवाना है वो कोर्ट की एपलेट ज्यूरिसडिक्शन स्टेज पर पास हुई है, मतलब अपील स्टेज पर पास हुई है, ट्रायल स्टेज पर पास नहीं हुई। देन इस सच केस द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यानी जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पर पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया था वही कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कंसीडर की जाएगी। मतलब इस केस के अंदर बेशक डिक्री जो है वो एपेलेट स्टेज पर पास हुई है लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है वही कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। पॉइंट बी वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस हैज सीज टू एग्जिस्ट और हैव जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूटेड। मतलब जो ट्रायल कोर्ट है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस मतलब ट्रायल कोर्ट जो है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ख़त्म हो गया है या उसकी अब जुरिसडिक्शन नहीं रही डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने की। तो अब इस सिचुएशन में कौन सा कोर्ट समझा जाएगा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, मतलब कौन सा कोर्ट समझा जाएगा कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो फिर इस सिचुएशन में वो कोर्ट द कोर्ट विच वुड हैव जुरिसडिक्शन टू राइट सच सूट। वुड हैव मतलब पास्ट की सेंटेंस मतलब वो कोर्ट जिसके पास जुरिसडिक्शन थी इस सूट को ट्रायल करने की। अब ये किस कोर्ट की तरफ इशारा दे रहे हैं, ये हमें ये जो कोमा के अंदर पॉइंट है इनको पढ़ कर पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि इफ़ द सूट वेयर वेयर इन द डिक्री वाज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब वो सूट जिसके अंदर अब डिक्री पास हो चुकी है और अब अगर वो कोर्ट हमारा फर्स्ट चांस ट्रायल करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए डिक्री को सीज़ ना हुआ होता, हम लोगों ने उधर ही डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए दरख्वास्त देनी थी, उसके सीज़ होने की वजह से अब वो कोर्ट जिसके पास जुरिसडिक्शन थी जिस सूट को ट्रायल करने की, मतलब ये कोर्ट जो हमारा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस तो अब रहा नहीं, सीज टू एग्जिस्ट हो गया, इसके पास जुरिसडिक्शन नहीं रही, लेकिन इसने डिक्री तो पास कर दी। अगर ये होता तो हम इसी के अंदर डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने की दरख्वास्त देते, लेकिन इसी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के सीज़ होने से पहले कोई कोर्ट जो कि इसके साइड पे खड़ा था साथ था और आप अगर इधर ना जो कि अब कोर्ट सीज़ हो गया है इधर नहीं उस कोर्ट के अंदर सूट फाइल करते
और वुल्ड हैव जुरिस्डिक्शन ट्राई सच सूट, और उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन भी थी उस टाइम सूट को ट्रायल करने की। तो बेशक अब ये कोड नहीं, अब सीज टू एग्जिस्ट हो गया है, अब नहीं रहता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में पर दूसरा तो है ना जिसके पास उस टाइम भी जुरिस्डिक्शन थी, तो अब आप उधर जो है दरख्वास्त दे सकते हो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, और वो कोड जो है एग्जीक्यूटिव कोड कंसीडर किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया, लेकिन इसके लिए एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने सेक्शन 60 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉक कमिट होता है और आपको कंपनसेशन का दावा करना हो, तो आपके पास 3 कोड है, उधर आप लोग दावा दायर कर सकते हो। नंबर 1 तो वो कोड जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। नंबर 2 वो जहाँ पर डिफेंडेंट की रेजिडेंस हो या फिर उसका वर्क फॉर गेल या बिजनेस हो। नंबर 3 वो कोड जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट हो जिससे आपने मुतल्लक आपने कंपनसेशन का दावा करना है। तो अगर इस केस में आपको पता चला कि इस तरह का दावा करना हो, तो आपके पास 3 तरह के कोर्ट की चॉइसेस है, यानी 3 कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक पर्सन ने किसी बंदे की किसी का बंदे के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने उसको धमकी दी कि देखो मैं तुम्हें देख लूँगा, और बाद में उसको पता चलता है कि उसने उसकी किसी फैक्ट्री के अंदर आग लगवा दी। अब उसे उसकी फैक्ट्री के ऊपर उसे डाउट होता है कि इसने ऐसा किया है, और वो फिर इसके खिलाफ दावा दायर करता है और कोर्ट में फैसला भी उसके बंदे फेवर में आ जाता है। डिफेंडेंट जो है इस सिचुएशन में कह लें कि फैक्ट्री लाहौर में है, लड़ाई इन दोनों के दरमियान जो है वो फैसलाबाद में होती है। और डिफेंडेंट की रेजिडेंस जो है वो सरगोदा की है। तो अब इस सिचुएशन में इन तीनों कोर्ट के अंदर ही के पास जुरिस्डिक्शन है, वो यहाँ पर तीनों कोर्ट के अंदर आप लोग केस कर सकते हो, यानी लाहौर, फैसलाबाद या फिर सरगोदा, इनमें से किसी की अदालत में भी कोर्ट की में केस किया जा सकता है। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि इस बंदे ने केस किया था सरगोदा की अदालत में पहले नंबर पे, इसलिए लाहौर और फैसलाबाद की अदालत को नहीं किया था, जहाँ पर डिफेंडेंट की रेजिडेंस थी उसने उस वाली कोर्ट को चुना था। अब होता ये है कि इधर डिक्री आ गई है, लेकिन डिक्री को एग्जीक्यूट करने के टाइम जो सरगोदा की अदालत है वो सीज़ टू एग्जिस्ट हो गई है, वो है ही नहीं, या उसके पास जुरिस्डिक्शन ही रही इसको एग्जीक्यूट करवा लेगी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो अपनी डिग्री को तो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है अपरेंटिव, तो वो क्या करेगा, वो या जिस टाइम उसने सरगोदा की अदालत में केस किया था उस टाइम किस किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी, लाहौर वाली और फैसलाबाद वाली की, तो वो इन दोनों में से किसी भी एक और जगह में से किसी भी लाहौर की कोर्ट में, फैसलाबाद की कोर्ट में इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की दरख्वास्त दे सकता है, और वो लाहौर या फैसलाबाद की अदालत जो है वो इस केस के अंदर कम्पिटेंट कोर्ट कंसीडर किए जाएंगे कि इनके पास इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जिस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है और वो सीज़ टू एग्जिस्ट हो गया है, उसी टाइम जिस टाइम अगर उधर डिक्री ला पास की जाती, तो इल कोर्ट के पास भी साइमल्टेनियसली तौर पर वुड हैव जुरिस्डिक्शन, यानी जुरिस्डिक्शन थी उस सूट को ट्रायल करने की। ठीक है, तो ये सेक्शन 37 हो गया। आई होप कि समझ आ गया होगा।